गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करना है ज्योग्राफी का। ओके, या क्लास चैप्टर है ज्योग्राफी का एंड आवर सिलेबस का भी। ओके, हमें इस चैप्टर में भारत की, इंडिया की जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, किस टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना, और यहाँ की वाइल्ड लाइफ यानी कौन सी एनिमल स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं जंगलों में। ओके, अब जो भी हम आसपास जो भी हम प्लांट्स देखते हैं, श्रब्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, प्लांट्स जो पौधे हो गए, श्रब जो होते हैं जिनकी हाइट जो होती है वो हमारे कमर तक आते हैं, उनको हम श्रब्स बोलते हैं। इसके साथ साथ जो वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रीज जो हम देखते हैं, जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना वो ग्रो हो पा रहे हैं ना, बिना हमने पौधा रोपे, कोई ऐसे प्लांट, श्रब्स या ट्रीज अपने आप प्राकृतिक कारणों से जब वो ग्रो होते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हम इंसानों ने नहीं उसको प्लान करा है कि हमें फॉरेस्ट उगाना, वो अब ऑटोमेटिकली हमारे नेचर में है। तो इसका एग्जांपल, वो फॉरेस्ट जो हो गया वो एग्जांपल हो गया नेचुरल वेजिटेशन का। और हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में जितने भी पेड़ पौधे, श्रब्स, ट्रीज जो कि हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ग्रो हो पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब भारत में जो नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं वो है एक तो ट्रॉपिकल मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन को जो हम हमारे देश के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है वो 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। डिपेंड, और ये सब किस वजह से डिवाइड किया गया, डिपेंड करता है उनके फिजिकल फीचर्स और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट, जैसे 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या वेजिटेशन क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहला आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर आता है थॉर्नी बुशेस, फिर माउंटेन वेजिटेशन, और फिफ्थ वन इज द मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप नेम से ही सजेस्ट कर सकते हो कि ये जो फॉरेस्ट है ये रेन फॉरेस्ट है, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं इनको कैरेक्टराइज इस हिसाब से किया जाता है कि वहाँ ऐसी एरियाज में ये फॉरेस्ट पाया जाएगा जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर बारिश हो। जैसे हम अगर एमपी की बात करें तो यहाँ पे पूरे साल भर बारिश नहीं होती कंटिन्यूस। ओके, एक पर्टिकुलर सीजन होता है जो मानसून सीजन होता है, जो कि जून से स्टार्ट होता है, सितंबर अक्टूबर तक चलता है। उस दौरान हमें अच्छी बारिश देखने को मिलती है। ओके, बट लेकिन कुछ ऐसी प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे साल भर बारिश होती रहती है, मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, लाइक 15 डेज सनलाइट रहती है, अच्छी धूप रहती है, 15 डेज बाद वापस से वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट होती है। तो ऐसे टाइप के क्लाइमेट को हम बोलते हैं जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर बारिश, और वहाँ पर जो टाइप के फॉरेस्ट हमें पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनका दूसरा नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। या तो इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है या तो फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब इन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज, स्पेशल जो वेजिटेशन है ट्रीज की हम बात करें तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं। इतने घने होते हैं कि अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जंगल में आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे सनलाइट तक नहीं पहुँच पाती, इतने डेंस से, इतने घने हैं। तो वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्राउंड तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती। ओके, वहाँ पे सेवरल स्पीशीज ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, और सबसे खास बात ये साल के किसी भी समय ये अपनी लीव्स जो है वो शेड नहीं करते। मतलब जो लीव्स है, जैसे लाइक बहुत से पेड़ क्या करते हैं, जब ड्राई सीजन आ जाता है तो अपने उनकी पत्तियां जो है ब्राउन कलर में कन्वर्ट होकर गिरना स्टार्ट कर जाती हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि पानी नहीं रहता है, तो पेड़ अपनी एनर्जी को बचाने के लिए इन पत्तों को गिरा देता है। सिंस हम जैसे नेम सजेस्ट करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थ्रू आउट द ईयर पानी गिरता है, बारिश होती है, तो पेड़ों को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, जिसकी वजह से वो लीव शेड नहीं करते हैं। तो ये हर पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे साल भर ये हरे भरे रहते हैं, अपनी लीव्स नहीं गिराते। ओके, अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब फ्लोरा एंड फोना मतलब, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़, जो डिफरेंट टाइप्स के पेड़ होते हैं, फोना यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। ओके, द वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट, स्पीड एंड ह्यूमिडिटी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ वेजिटेशन।
ओके। और जब वहाँ पे वेरिड अमाउंट ऑफ सनलाइट होती है, कभी धूप आती है, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वापस बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पाए जाते हैं, और हमारे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर बारिश होने की वजह से वहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा सदर्न पोर्शन में जो हमारा वेस्टर्न घाट है, यानी वेस्टर्न पोर्शन है हमारे सदर्न पार्ट का, वहाँ पर ये ट्रीज एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके। अब जो ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं वो है महागनी, एबोनी और रोजवुड, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ओके। सेकंड आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉरेस्ट है जो थ्रू आउट द ईयर पाया जाता है। इनको ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज ये ट्रीज, एक तो इनकी जो हाइट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से कम रहती है, ज़्यादा ऊंचे नहीं रहते, ज़्यादा घने नहीं रहते हैं, और ख़ास बात ये है जब ये मानसून सीज़न आता है तभी वापस से रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी कि वापस से वापस से हरे भरे हो जाते हैं। और जैसे ही ड्राई सीजन आ जाता है तो ये अपनी लीव्स शेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह हरे भरे नहीं रहते हैं। ओके। इसलिए इनको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही मानसून सीजन आता है तो ये वापस से हरे भरे हो जाते हैं। ओके। अब डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन जगहों पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमें पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रीज हैं वो है साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, कुछ एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के। अब हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक बात पढ़ी थी कि इतने ज़्यादा घने होते हैं कि वहाँ पे सनलाइट तक, वहाँ के ग्राउंड तक, वहाँ पे जहाँ पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के ग्राउंड तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती। बट लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ के लीव्स इतने ज़्यादा घने नहीं रहते, फॉरेस्ट इतने ज़्यादा हाइटेड नहीं रहते हैं, इतने ज़्यादा डेंस नहीं रहते हैं। एज ए रिजल्ट ग्राउंड तक रोशनी पहुंच जाती है। ओके। द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो आते हैं वो है थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस ऐसी जगहों पे या इस टाइप की ऐसी वेजिटेशन है जहाँ पे उन्हें कांटेदार पौधे जो होते हैं, कांटेदार जो पेड़ होते हैं, उनको हम थॉर्नी प्लांट्स या फिर बुशेस कहते हैं। ओके। कांटेदार पौधे आपने देखे और स्पेशली आपने ये आपको ऐसी जगह दिखते हैं जहाँ पर पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो, या जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता हो और रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये ऐसे थॉर्नी बुशेस आपको राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। ओके। क्योंकि रेगिस्तान वाला इलाका। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, ओके, गुजरात, यहाँ पर आपको थॉर्नी बुशेस पाए जाएंगे। ओके। थॉर्नी बुशेस के एग्जांपल अगर हम ट्रीज में देखें या फिर वेजिटेशन के फॉर्म में देखें तो कैक्टस हो गया, बबूल हो गए, कीकर हो गए, कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कि थॉर्नी बुशेस के प्लांट्स के एग्जांपल हैं। अब रीजन क्या है कि केवल इस टाइप के प्लांट्स जैसे लाइक कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, ये ऐसी जगह पे क्यों ग्रो हो पाते हैं, या फिर थॉर्नी जिन पे कांटे लगे, कांटेदार पौधे ऐसी सूखी जगह पे क्यों ग्रो हो पाते हैं? क्योंकि जिनके रूट्स होती है बहुत ज़्यादा डीप रहती हैं, यानी बहुत ज़्यादा गहरी रहती है, और जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर ग्राउंड में प्रेजेंट रहता है उसको ये एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे थ्रू आउट द ईयर ये यूज़ करते हैं। तो ये इनके एक टाइप के प्लांट की एडेप्टेबिलिटी है कि वो ऐसे हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए हमको ऐसे प्लांट्स हमको रेगिस्तान इलाकों में या फिर ऐसे इलाकों में जहाँ पे पानी रेनफॉल कम गिरती हो वहीं पर ये पाए जाते हैं। ओके। द नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन वेजिटेशन जो पढ़ेंगे हम, वेजिटेशन वो हम पढ़ेंगे माउंटेन वेजिटेशन। एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसी टाइप की वेजिटेशन है जहाँ ये कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों पर। ओके। यहाँ पर इनकी जो ट्रीज की जो रेंजेस होती है 1500 से 2500 मीटर तक रहती है। यहाँ पे आपको पाइन, डिओडर, सीडर, कुछ इस टाइप के ट्रीज आपको मिलते हैं। और स्पेशली ये हिमालय जो पर्वत है, हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला जो हिमालय रीजन्स है वहाँ पर ही आपको ये पेड़ पौधे दिखाई देंगे। रीज़न ये है कि वहाँ पर बर्फबारी होती है, उनकी बनावट इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप, जैसे लगे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, जिससे कि जो स्नो है वो ट्रीज पर इकट्ठा न हो, नीचे डायरेक्ट गिर जाए। इसके साथ साथ इनकी लीव्स में एक वैक्स कोटिंग रहती है, जैसे लगता है जैसे कि मोम की परत बनी है, जिससे कि जैसे ही
बर्फ़ उन पत्तियों पे गिरती है तो स्लाइड होके बहुत जल्दी से नीचे गिर जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं, बट लेकिन मैनग्रोव फॉरेस्ट कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के फॉरेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स ऐसी जगह ही ग्रो हो पाते हैं जहाँ पर पानी जो है वो नॉर्मल रहता है, सलाइन नहीं रहता है, यानी खारा पानी जहाँ पर रहता है वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती। पर मैनग्रोव फॉरेस्ट ने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया है कि ये सलाइन वाटर वाले एरियाज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये केवल कुछ ही हिस्सों में हमारे यहाँ ग्रो होते हैं। जो हमारे कोस्टल रीजन है बे ऑफ बंगाल का, वहाँ पे कुछ हिस्से ऐसे हैं लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन एरिया है, वहाँ पर ही ये केवल ये प्लांट्स आपको दिखेंगे, वहीं पर ये मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, उसकी खासियत ये होती है कि सलाइन वाटर यानी कि जो खारा पानी होता है ना, उसके आसपास ये ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एडेप्टेबिलिटी है एज अ प्लांट की। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये वेजिटेशन पढ़ी तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है। जो वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेशन हमने पढ़ा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थॉर्नी, माउंटेनियस या फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम बात करें एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ओके, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 में, तो उस दौरान उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने ये पाया था टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज ओनली 20% ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। भारत में जो अगर हम टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो हमारा एरिया है भारत का, उसमें 21% ही केवल फॉरेस्ट एरिया कवर होता है। As you are aware, forests are useful to us in many ways. Oxygen is required for the very survival of human beings and animals. अब फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, हम सभी जानते हैं, पेड़ों से ही ऑक्सीजन बनता है और उसी से हम सर्वाइव करते आ रहे हैं। ऑक्सीजन हमको एज ए ह्यूमन, अगर आपको सर्वाइव करना है अर्थ पे, तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है, ये पेड़। और ये पेड़ बल्क में कब ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे, जब हमारे यहाँ अच्छे फॉरेस्ट हो पाएंगे। Okay, so we breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Plant absorbs carbon dioxide and releases oxygen. This helps us in maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in ecosystem. And return हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हमारे सांस लेने का जब हम बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट के लिए यूजफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलेगी, अपना खाना बनाएंगे, जिससे उनकी ग्रोथ होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इकोसिस्टम में, उसको ये बैलेंस करता है। इसके साथ साथ एक और इसका फायदा यह होता है कि जो पेड़ होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को जकड़ कर रखती हैं, सॉइल को बहने से रोकती हैं, तो ये सॉइल इरोजन को रोकता है। ओके, तो रूट्स ऑफ द प्लांट जो क्या करती हैं, बाइंड करके रखती हैं, और जो सॉइल को है वो धुल जाने से, पानी साथ बह जाने से रोकती है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनकी यूज़ होते हैं इन टर्म्स ऑफ दवाई बनाने के। इनका मतलब मेडिसिनल यूज़ या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वेरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स को इम्प्रूव करता है। इनफैक्ट जो हिमाचल वाला रीजन है, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग, दवाई की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखेगी। रीज़न यही है कि वहाँ पे कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनका मेडिसिनल यूज़ करके हम दवाई बनाते हैं साइंटिस्ट। ओके, सो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट इस तरह से भी हेल्पफुल है, क्योंकि हमने मेडिसिनल इसका यूज़ हम कर पाते हैं। देन बहुत सी जगह फॉरेस्ट से जो लकड़ी मिलती है वो जो फ्यूल के तौर पे काम करती है, यानी कि बहुत सी जगह आज भी भारत में सी जगह हैं जहाँ पे जंगल से लकड़ियाँ लाकर अपने घर में जो खाना बनाया जाता है, चूल्हे पे बनाया जाता है, तो उसमें लकड़ी जलाई जाती है, तो उसके लिए हेल्पफुल है। बहुत सारे ऐसे चरवाहे होते हैं जो जंगलों में अपने गाय भैंस छोड़ देते ताकि वो वहाँ पे चारा चर के आ जाए। इसके अलावा जंगल इन्हें बहुत सारी अदर चीज़ भी देता है, लाइक हनी, शहद हो गया, लैक यानी कि जो वैक्स होता है, लैक यानी कि जो लाख होता है, इसके साथ साथ वैक्स मिलता है। ओके, गम मिलता है यानी गोंद मिलता है। सो इसके बहुत सारे अदर यूज़ भी हैं फॉरेस्ट के। केवल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना मेडिसिनल यूज़ ही नहीं, और भी अदर यूज़ है इसके। ओके, इसके साथ साथ जंगल जो होता है, जो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है ना, जो जंगली जानवर है, उनका ये घर है। ओके, तो कहीं ना कहीं उनका घर है। ओके, उसके साथ साथ बहुत सारे बर्ड्स को शेल्टर देता है, बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर देता है, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो फॉरेस्ट में रिसाइड करते हैं और कहीं ना कहीं उनका वो घर है। इसके साथ साथ हमें और भी अदर चीज़ें मिलती है, लाइक फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, जैसे आपका फर्नीचर, बेड,
वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग जो हमारे फर्नीचर में आजकल हम यूज़ करते हैं वो सब कहाँ से बनता है, जंगलों से आई हुई लकड़ियों से बनता है। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट आर वेरी 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 यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। बट जिस तरीके से ट्री जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उस वजह से ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अब इनको बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जितना पर्याप्त मात्रा में यूज़ करना चाहिए उस हिसाब से यूज़ ना करते हैं, एक्सेस अमाउंट में ये यूज़ करते हैं। एज ए रिजल्ट जो हमारा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट के लिए अगर थ्रेट है तो वो डिफॉरेस्ट्रेशन है। क्या हो रहा है कि नई एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, यहाँ पे कोई फैक्ट्री खोलने के लिए जंगलों के एरिया को काट दिया जा रहा है, या फिर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोगों को रहने के लिए जगह बनाने के लिए जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है, वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं डिफॉरेस्ट्रेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बुरी चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ही है जिससे हम सबसे जो प्राइमरी चीज़ है कि हम जी जो पा रहे हैं या हम सांस ले पा रहे हैं फॉरेस्ट की वजह से ले पा रहे हैं। पर लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस अर्थ पे खतरे की तरफ ले जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ह्यूमंस अपने आप खत्म होते जाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं हमें अब खुद अवेयर रहना चाहिए, दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए, मिनिमम यूज़ करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करती है, एज वेल एज बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो कि काम करती हैं, जैसे लाइक वन महोत्सव फेस्टिवल बनाते हैं, जहाँ पर स्कूलों में फर्स्ट जो वीक होता है जुलाई का या अगस्त का फर्स्ट वीक होता है उसमें वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें बच्चों को पौधा रोपने के लिए समझाया जाता है और पौधा रोपाया भी जाता है ना। तो ये सारे हम काम करके हम हमारे वेजिटेशन या हमारे फॉरेस्ट को थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन सी टाइप की वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, यानी कौन कौन से टाइप के डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो है वो इंडिया में अवेलेबल है। ओके, वैसे तो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज है, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, वॉर्म्स हो, जो कि भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। जैसे सुंदरबंस में रॉयल बंगाल टाइगर जब पाया जाता है, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, वो केवल भारत के जंगलों में ही पाया जाता है, सुंदरबन जंगल में। इसके साथ साथ गिर गुजरात में एशियाटिक लायन पाया जाता है, और ऐसा माना जाता है केवल वही ऐसी जो एशियाटिक लायन जो वहाँ पाए जा रहे हैं वो केवल एशिया में केवल वही एक जगह जहाँ पे लायन पाए जा रहे हैं, एशियाटिक लायन पाए जा रहे हैं, और वहाँ उसके बाद और भी शायद अदर पार्ट्स में ये अवेलेबल नहीं है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एनिमल्स जो अब विलुप्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भारत में भी पाए जा रहे हैं, उनका संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा हिमालय रीजन में स्नो लियोपर्ड्स, वाइल्ड गॉड्स, बियर्स पाए जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया में एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोसोरस केवल भारत में केवल काजीरंगा असम में पाया जाता है। इसके अलावा एलिफेंट्स, पाइथन्स जो है वो केरला और कर्नाटका में पाए जाते हैं। हॉट डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें कैमल्स पाए जाते हैं, वाइल्ड एसेस पाए जाते हैं रन ऑफ कच्छ में, मंकी, वुल्स, जैकल्स, चीतास, ये अदर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स है जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स भी हैं, जैसे जो हमारे भारत में पाई जाती है, लाइक पीकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है वो भी पाया जाता है। इसके अलावा पैरट, पिजन्स, गीज, बुलबुल्स, डक्स, कुछ ऐसे अदर इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सेवरल स्पीसीज ऑफ स्नेक्स भी पाए जाते हैं, लाइक कोबराज, क्राइटीज, कुछ ऐसे पॉइजनस स्नेक्स हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। ओके, अब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि लाइक गिर जो गुजरात में है, जहाँ पर एशियाटिक लायंस पाए जा रहे हैं, वो केवल कुछ ऐसी बचे हुए लायंस है जो कि पाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर ये इन केस अगर मर जाते हैं तो फिर आगे जाके एक्सटेंट एनिमल्स में कहलाएंगे। एक्सटेंट एनिमल्स का मतलब होता है कि पूरी तरीके से विलुप्त हो जाना। इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब ये होता है कि अभी ये विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो एशियाटिक लायंस जो है वो अभी विलुप्त होने की कगार पे हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है बहुत कुछ कर रही है ताकि इनका संरक्षण किया जाए। इसके साथ साथ वन हॉर्न राइनोसोरस जो कि असम में पाए जाते हैं, स्पेशली असम में पाए जाते हैं, तो वहाँ के वन हॉर्न
डायनासोरस है ये भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो इनका हॉर्न हो रहते हैं या फिर इनके एनिमल की स्किन होती है, लोग स्मगल करते हैं, जो शिकारी होते हैं स्मगल करते हैं, इससे उनको बहुत सारा पैसा मिलता है स्मगलिंग करने के लिए। इनके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, तो शिकारी जो होते हैं उनको काट के सेल कर देते हैं। बहुत से लोग इसको मतलब इन स्किन्स को खरीद के ना सजाने के तौर पे, ऑर्नामेंट्स के तौर पे इसको खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत बात है कि जो नेशनल जो कुछ स्पीशीज़ हैं कहीं ना कहीं हमारे जो इकोसिस्टम को उसको मेंटेन करने के लिए नेचर के थ्रू आए हैं, तो कहीं ना अगर हम उसको डिस्टर्ब करें तो कहीं ना कहीं नुकसान वाली बात है। इसके साथ साथ जो एलिफेंट होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो आइवरी टस्क होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जाता है उनके दांत को निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हार्म हो रहा है उससे कहीं ना कहीं हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो थ्रेट है, कहीं ना कहीं उनके लिए डरने की बात ही धीरे धीरे ये वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी अगर हमने नहीं रोका। तो कौन से ऐसे वेज हैं जिससे कि हम हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे एक समय ऐसा था जब भारत में ना टाइगर्स की तादाद कम हो गई थी, तब प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया गया था। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट इनिशिएट किया था ताकि इन एनिमल्स को कंजर्व किया जाए। सक्सेसफुली टाइगर जब ना प्रोजेक्ट टाइगर का जब हमने गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तो ऐसे बहुत सारे टाइगर जो थे जिनकी हंटिंग की जाती, जिनका शिकार किया जाता था उनके एनिमल्स का, उनकी स्किन के लिए, तो तब बचाया गया। इसके साथ साथ एलिफेंट्स की बहुत ज़्यादा हत्या हो रही थी, तो जब प्रोजेक्ट एलिफेंट इनिशिएट किया गया तो अब एलिफेंट्स जो है अब एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की तरफ नहीं है, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाया गया है। तो कहने की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। इसके साथ साथ हर साल वाइल्ड लाइफ वीक करके एक सप्ताह आता है जिसमें गवर्नमेंट जो है लोगों को अवेयर करती है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में गवर्नमेंट जो है स्कूल्स में कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जिसके तहत लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, इन वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, और कुछ गलत होता है तो आप कैसे उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सारी चीज़ें उन कैंपेनिंग में समझाई जाती हैं आम इंसानों को। इसके साथ साथ एज एन इंडिविजुअल कहीं ना कहीं ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें। ओके, और ख़ासकर स्पेशली जब कभी आप नेशनल फॉरेस्ट रिजर्व जाते हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हैं, तो वहाँ पे जब भी आप घूमने जाते हैं तो बहुत सारा खाने का सामान भी दिखाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ के एनवायरनमेंट को दूषित ना किया जाए, जो भी आपका वेस्ट होता है वहाँ फेंका ना जाए। ओके, इसके साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए जो कि एनिमल को मार के बनाए जाते हैं। स्पेशली जो लेदर्स आते हैं, लेदर की स्किन, जो लेदर्स की जैकेट आता है, कहीं ना कहीं एनिमल्स की मार के उनकी स्किन जो उनको मार के उनकी स्किन से वो लेदर बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए, ऐसी चीज़ को खरीदना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि इन एनिमल्स की हंटिंग रुक सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम खरीदेंगे तो इतनी ज़्यादा एनिमल्स को मारना पड़ेगा। ओके, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, पीटा है, PFA है, जो कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स के कंजर्वेशन, उनकी देख रेख के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे कहीं भी किसी एनिमल्स का एब्यूज़ होता है तो ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, या किसी एनिमल्स बीमार होता है तो उसकी रखवाली करते हैं, या जू में जो एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है तो वहाँ से बचाते हैं। तो इससे पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये स्पेशली काम करती है जो भी एनिमल्स बीमार पड़ते हैं या किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो उनका इलाज करवाती है और उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखती है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।